हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम बालाजी दुबे है और मैं हिस्ट्री का क्लासेस ले रहा हूँ। और आज ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है जो कि मैं आप लोग के डिमांड पे ला रहा हूँ। इस क्लास को मैं यूरोपियन के आगमन से ना चालू करके कर्नाटिक वॉर से चालू करूँगा। आप लोग ये जानते होंगे कि हिस्ट्री में सबसे पहले ये है कि कौन सा देश पहले भारत में आया, पोर्चुगल आए, फ्रेंच आए, कब आए, कहाँ फैक्ट्री सेटअप किए, ये एक टॉपिक है। लेकिन मेन हिस्ट्री इनका कार्नेटिक वॉर से चालू होता है। ठीक है। कार्नेटिक वॉर मतलब जो वॉर भारत के कर्नाटिक एरिया जो कि साउथ एरिया में जो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में वॉर होता है उसको हम लोग कार्नेटिक वॉर कहते हैं, जो साउथ के एरिया में वॉर होता है। ठीक है। अभी आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, सारा चीज़ आप समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इस हिस्ट्री को पढ़ने से पहले जो हम कार्नेटिक वॉर के हिस्ट्री को पढ़ेंगे, इसके पहले हमें कुछ जानना है। क्या जानना है? इस समय कहाँ क्या क्या चल रहा था। ठीक है। कहाँ पे सेंटर पे जो मुग़ल, उसमें कौन रूल कर रहा था उस समय, मुग़ल डायनेस्टी जो था उसमें राजा कौन था। आपको निज़ाम ऑफ हैदराबाद, निज़ाम में ये कौन था, राजा कौन था, आरकोट में कौन था, और कुछ चीज़ आपको जानना जरूरी है और कुछ चीज़ लेक्चर से आप सीखेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो कि हम आपको पहले से ही नोटिफाई कर दे रहे हैं, जो मैं इस क्लास को लंबा ना करने की वजह से ये लिख के लाया हूँ। ठीक है। आपको सबसे पहले इसका क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि मुग़ल में कौन कब कब रूल किया है। जैसे बाबर हो गया 1526 से 1530, ये आपको पता होगा। बाबर के बाद हुमायूं आता है। ठीक। हुमायूं के बाद सूर डायनेस्टी, ये तीन है। तीन जो है ये सूर डायनेस्टी, ये मुग़ल में नहीं आती। ठीक है। सूर इंटरवेनम, इंटरवेनम मतलब होता है कि दो सेम राजा के बीच में अगर कोई रूल करता है उसको इंटरवेनम कहते हैं। ठीक है। तो ये बाबर के बाद हुमायूं 1530 से 1540, फिर हुमायूं आता है 1555 से 1556। उसके बीच में कौन रहता है? शेर शाह सूरी। इनका मकबरा कहाँ है आप बताइए कमेंट में। सासाराम बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा। ठीक है। और शेर शाह सूरी का इस्लाम शाह लड़का मोहम्मद अली शाह, ये सब रूल करते हैं 40 से लेकर 55 तक। फिर से हुमायूं आके इनको हराता है। फिर से हुमायूं चालू करता है 1555 से 1556, हुमायूं का फिर से टाइम पीरियड। फिर अकबर का टाइम पीरियड 1556 से 1605, जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से 1627, शाहजहां का टाइम पीरियड 1628 से 1658, औरंगजेब का टाइम पीरियड 1658 से 1707। ये आप जो हम ये लिखा रहे हैं, लिख के लाए हैं, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसको आप रेगुलर देखिएगा भी। ठीक है। इन यहाँ तक के रूलर को कहा जाता है ग्रेट मुगल। क्या कहा जाता है? ग्रेट मुगल। इनके समय मुगल पीक पे था। ठीक है। मुगल आर्ट हुआ, मुगल कल्चर हुआ, इनका पूरा ग्रोथ पूरे भारत में फैला हुआ था। अब लेटर मुगल में क्या हुआ? तो डिक्लाइनिंग फेज है। मुगल धीरे धीरे उनका एरिया कम होते जा रहा है, उनका पावर डिमिनिश्ड होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है। बहादुर शाह वन 1707 से 1712, जहांदर शाह 1712 से 1713, फरुख शियार 1713 से 1719। और ये दो जो हैं ये 1719 में ही दोनों आए थे, रफ़ी उल दरजात और रफ़ी उल दौलत। ये दोनों, इनको शाहजहाँ टू भी कहा जाता है। 1719। ये याद रखे या ना रखिए दोनों नाम, लेकिन ज़रूरी है। ठीक है। मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर टू 1754 से 1759, शाहजहाँ थ्री 1759 1760, एक साल के लिए। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब मैंने तीन नाम काटा है, एक दो यहाँ और एक यहाँ। शाह आलम टू 1760 से 1806, अकबर शाह टू 1706 से 1837, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। मैं आखिर क्यों बोल रहा हूँ कि इसको लिख के आप लोग कहीं ना कहीं रख लीजिए, क्योंकि ये जब आपको क्रोनोलॉजी पता रहेगा तब आपको हिस्ट्री समझ में आएगा। और इसके साथ ये मुगल के साथ आपको मराठा का भी हिस्ट्री पता होना जरूरी है। यहाँ पे मराठा पेशवा कौन कौन है, ठीक है, ताकि देखिए
जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे एक साथ मल्टीपल इवेंट होगा। अगर आप सब कुछ लिंक करके नहीं चलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको लिंक करके चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि बालाजी मराठा, ये मैंने आपको इसका बता दिया, मुगल का, बाबर, हुमायूं। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए तरीका बता देते। भाज, याद रखिएगा, भाजपा से भाज, सब, जब, फिर दो ठो आया, फिर माँ, सब, एक एस एक्स्ट्रा आया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, देखिए अब यहाँ से भाज, भाजपा, भाज, भाज कैसे याद रखेंगे, देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, भाज हो गया, SAB, सब, सब चीज़ को भाजो, भाज, सब, जफ। देखिए सब में कौन हो जाएगा, बहादुर शाह, फिर जफ से जहांदर शाह, फरुख शाह, जफ हो गया। ये दो ठो को छोड़ दिए, दो गैप छोड़े, ये दो एक एक साल के लिए है, जो 1719। ठीक है, ये हो गया, दो ठो छोड़ दिए। फिर माँ, मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, आलमगीर 2। ठीक है, फिर S छोड़ दिए एक, ये भी गैप छोड़ सकते हैं आप, फिर सब। ठीक है, शाह आलम 2, अकबर शाह 2 और बहादुर शाह जफर। तो ऐसे आप लिंक करके याद रखिएगा, तभी आपको हिस्ट्री याद होगा। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ क्रोनोलॉजी याद करने को, क्योंकि बिना क्रोनोलॉजी के आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप इसको लिंक कर लेंगे तो आपको और अच्छे से आगे समझ में आएगा। पहले इसको नोट कीजिएगा जो मैंने बताया, कॉपी में एक एक चीज़, और जब हिस्ट्री बताएंगे, जब एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री बनाएंगे तब भी ये काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए आप, बालाजी विश्वनाथ, मराठा पेशवा, जो मराठा के पेशवा थे, क्योंकि 3-4 चीज़ें एक संग होगा और आपको जानना जरूरी है, नहीं लिखिएगा नहीं समझ में आएगा। बालाजी विश्वनाथ 1712 से 1719, बाजीराव वन 1720 से 1740, बालाजी बाजीराव 1740 1761, माधवराव 1761 से 1772, नारायण राव 1772 से 1773, माधवराव 2 1773 से 1795, बाजीराव 2 1795 से 1818। ये लिख लिए। तो इसमें क्या जानना है आपको, जब आप मराठा वॉर, जब आप एंग्लो मैसूर वॉर, जब आप कर्नाटिक वॉर, ये सब जब आप देखेंगे तब आप समझ में आएगा कि ये बहुत ज़रूरी था जो मैंने आपको लिखाया है। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिए, क्या मैं अभी इस टॉपिक पे आपको कर्नाटिक वॉर पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बैटल ऑफ पलासी, देखिए लिखा हूँ कर्नाटिक वॉर, फिर बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, फिर मैसूर वॉर पढ़ाऊंगा, एंग्लो मराठा वॉर। एक चीज़ ब्रिटिश का स्ट्रैटेजी हमेशा से रहा है, उनका स्ट्रैटेजी ये है कि वो कभी भी दो वॉर एक संग नहीं लड़े हैं। ये इनका एक लड़ाई का तरीका था। कभी भी एक बार, बस उन्होंने एक दो बार जो लड़ाई हुआ होगा, जो दो फ्रंट पे उन्होंने लड़ा है, कभी वो दो फ्रंट पे नहीं लड़े हैं। यहाँ पे देखिए 1780 से लेके 1784 तक यहाँ पे एंग्लो मैसूर वॉर चलता है, और 1775 से लेके 82 तक यहाँ पे ये 2 साल जो है एक संग 2 वॉर चला था, लेकिन इसको भी तुरंत उन्होंने सॉल्यूशन कर लिया था। ये जब मैं मैसूर और मराठा वॉर बताऊंगा तो उसमें पता चलेगा। ठीक है, यानी एक चीज़ ये समझ में आया कि उन्होंने 2 फ्रंट पे लड़ाई कभी नहीं किया। देखिए अब कर्नाटिक वॉर में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर पढ़ेंगे 46 से 48 तक, सेकेंड कर्नाटिक वॉर पढ़ेंगे 49 से 54, थर्ड कर्नाटिक वॉर पढ़ेंगे 58 से 63। इसी बीच होता है बैटल ऑफ पलासी 57 में। देखिए खाली है 57 में जगह की नहीं, तो ये 1757 में बैटल ऑफ पलासी होता है। फिर 63 के बाद 64 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। यानी आपको पता चल रहा है कि वो एक संग 2 लड़ाई नहीं लड़े हैं। आप बहुत रेयर है उनका कि जब आप एक संग 2 लड़ाई उनके देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये फिर एक बार आप नोट कर लीजिएगा, कर्नाटिक वॉर एक जगह, मैसूर वॉर और मराठा वॉर, तीनों का जो हम डेट लिखाएं उस डेट को आप नोट करिएगा। जैसे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 46 से लेकर 48, सेकंड कर्नाटिक वॉर 49 से 54, थर्ड कर्नाटिक वॉर 58 से 63, बैटल ऑफ पलासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764। ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर 1767, 69, 67 से 69, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 1784, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 1792, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799। फिर मराठा नोट कर लीजिएगा। अभी ये मैं इसलिए बता दिया हूँ ताकि एक जगह आपको मिल गया। अब मैं जब इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा इसको इससे लिंक कीजिए, इसको इससे लिंक कीजिए। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1806,
थर्ड एंग्लो मराठा हुआ 1817 से 1819। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम चालू करते हैं कर्नाटिक वॉर पे। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? कर्नाटिक वॉर। कोई दिक्कत नहीं है, कर्नाटिक वॉर, कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब हमारा यहाँ पे लगभग 10 मिनट हो चुका है। लगभग 20-25 मिनट में मैं सोचूंगा इस टॉपिक को कंप्लीट करूँ। लंबा क्लास भी करा सकता है, थोड़ा कोशिश करिएगा समझने का। ये क्लास ऐसा है कि आपको कैसे भी करके समझना होगा। ठीक, कर्नाटिक वॉर जब होता है, देखिए ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे एक एरिया कहा जाता है आरकोट का एरिया। किसका? आरकोट, आरकोट का एरिया, ठीक है। यहाँ पे है आपको निजाम ऑफ हैदराबाद। क्या है? निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। यहाँ पे है नॉर्थन सरकार। क्या है? ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के एरिया में है नॉर्थन सरकार। कोई डाउट नहीं है। ये आरकोट का एरिया, ये आरकोट का है, ये निजाम ऑफ हैदराबाद और ये नॉर्थन सरकार। अब आप ध्यान से सुनिए हिस्ट्री। और सेंटर पे कौन है? सेंटर में कौन है? सेंटर में है आपको मुगल। अब मुगल में कौन होगा आपको यहाँ पे बता दिए। जब ये देखिए यहाँ पे आप लिंक कीजिए, जब मैंने बोला एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट, 1746 यहाँ आ जाइए। देखिए 1746 में कौन है? मोहम्मद शाह। समझ में आ गया? इसीलिए ये इंपॉर्टेंट, ये देखिए सब मोहम्मद शाह 1746 में है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लिंक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट कर्नाटिक वॉर किसके पीरियड में हुआ होगा? मोहम्मद शाह। तो समझ में आएगा कि मुगल में मोहम्मद शाह थे। कौन थे? मोहम्मद शाह, ठीक है। निजाम ऑफ हैदराबाद यहाँ पे, ठीक है। अब ये समझिए, निजाम ऑफ हैदराबाद मुगल के कंट्रोल में था, निजाम और आरकोट निजाम ऑफ हैदराबाद के कंट्रोल में था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्थन सरकार निजाम ऑफ हैदराबाद के कंट्रोल में था। यानी सब मुगल के कंट्रोल में था लगभग सब लगभग, क्योंकि यहाँ पे मुगल का कॉइन चलता था। जो कॉइन मुगल यूज़ करते थे वही कॉइन यहाँ पे चलता था। और आरकोट किसके कंट्रोल में था? निजाम के कंट्रोल में था। और नॉर्दर्न सरकार किसके कंट्रोल में था? निजाम ऑफ हैदराबाद के कंट्रोल में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, इतना दूर आपको समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा ये मैप देख लीजिए। ठीक, ये मैप देख लीजिए, ये 1750 के आसपास का मैप है। ये देखिए, ये कर्नाटिक एरिया है, ये कर्नाटिक एरिया नॉर्थन, कलर चेंज कर लेते हैं। ये कर्नाटिक एरिया है, ये नॉर्थन सरकार का, ये मराठा का है, ये हैदराबाद का एरिया। सेम डायग्राम आपको दिख गया। यहाँ बंगाल है, यहाँ अवध का एरिया है, यहाँ पे मुगल का एरिया है। ठीक है, ये इस मैप को भी देख लीजिए। देखिए ये कर्नाटिक एरिया है, ये वाला। ठीक, ये मैसूर का एरिया है, ये मराठा का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थन सरकार है, ये बंगाल, अवध, और यहाँ पे मुगल। ठीक है, मुगल, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही मुगल कंट्रोल है कमज़ोर हो चुका है, लेकिन कंट्रोल किसका है अभी भी? निजाम पे, मुगल का। यहाँ पे क्वाइन वगैरह चल रहा है। और नॉर्थन, और ये आरकोट किसके कंट्रोल में? निजाम के कंट्रोल में है। और नॉर्थन सरकार किसके कंट्रोल में है? सेम आपको निजाम ऑफ हैदराबाद के कंट्रोल में। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे नवाब ऑफ आरकोट। नवाब ऑफ जो आरकोट का राजा था, कहाँ बैठता था? आरकोट में। यहाँ पे आरकोट है, यहाँ बैठता था, सिटी इन आरकोट। ठीक, दूसरा पॉइंट, नवाब आरकोट इज नॉट टोटली इंडिपेंडेंट। ठीक है, आरकोट, इस एरिया को आरकोट कहते हैं। ये आरकोट इज नॉट टोटली इंडिपेंडेंट, इट इज अंडर निजाम ऑफ हैदराबाद। ये हैदराबाद के निजाम के अंडर में था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, पक्का? निजाम ऑफ हैदराबाद के कंट्रोल में था। बताया मैंने कि निजाम ऑफ हैदराबाद के कंट्रोल में था। और निजाम ऑफ हैदराबाद किसके कंट्रोल में था? ऑल्सो फॉलो मुगल। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या बनाया? ये इसको कंट्रोल करा, ये इसको कंट्रोल करा, इसको कंट्रोल करा, यानी सब मुगल के अभी भी कंट्रोल में है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है? तो क्वाइन ऑफ मुगल रन इन हैदराबाद। कोई दिक्कत नहीं है, बताया मैंने कि क्वाइन कहाँ रन कर रहा है, हैदराबाद का। जो मुगल का क्वाइन है वो कहाँ रन कर रहा है, हैदराबाद में। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। और ये बताइए नॉर्दर्न सरकार किसके कंट्रोल में है? नॉर्दर्न सरकार जो आपको, नॉर्दर्न सरकार कौन सा एरिया आप बताइए, शुरू में ही बताया, आर अंडर कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में बताइए, निजाम ऑफ हैदराबाद। देखिए मैं जो जो बता रहा हूँ आप नोट करते जाइएगा, अब थोड़ा फास्ट बताऊँगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। निजाम ऑफ हैदराबाद के कंट्रोल में कौन सा एरिया है, नॉर्दर्न सरकार। ये वाला एरिया जो मैंने बताया ये किसके कंट्रोल में, निजाम ऑफ हैदराबाद के कंट्रोल में। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कर्नाटक एरिया में ही, साउथ के एरिया में ही क्यों लड़ाई हुआ, कर्नाटक एरिया में ही क्यों लड़ाई हुआ? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ब्रिटिश का स्पोर्ट फैक्ट्री था इस एरिया में, ठीक है। ब्रिटिश फैक्ट्री के वजह से और फ्रेंच का फैक्ट्री, दोनों का फैक्ट्री यहाँ पे था, इसीलिए कर्नाटक वॉर किसके बीच में हुआ है, लगभग लगभग किसके बीच में, फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में। कोई दिक्कत नहीं है, ये इस एरिया में क्या था, इन लोग का फैक्ट्री था, इसीलिए ये लोग आपस में लड़ना चालू किए, ठीक है। बहुत सारा रीज़न आएगा हर जगह का, आप जानने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कि निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम था कौन, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। निजाम कौन था, निजाम ऑफ हैदराबाद कौन था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मीर कमर उद दीन खान सिद्दीकी 1671 से लेकर 1748 तक, ठीक है। ये थे मीर कमर उद दीन खान सिद्दीकी, इनका एक नाम ये था। इनका नाम बहुत बार पूछा, इनका और एक नाम था, नाम ही डायरेक्ट पूछ देगा, चिंकुली खान। नाम आपने सुना होगा जिसने पढ़ा होगा, चिंकुली खान याद रहेगा, चिंकुली खान। इनको टाइटल मिला था एक, निजाम उल मुल्क, ये याद है कि निजाम उल मुल्क, याद है कि इनको ये टाइटल मिला हुआ था, इनको निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था, ठीक है। और इनका एक नाम और था, असफ झा, ठीक है, असफ झा। तो इनका 3-4 नाम था, चिंकुली खान, असफ झा, मीर कासिमुद्दीन, ठीक है, मीर कमरुद्दीन खान सिद्दीकी। इनका 3-4 नाम था और ये 3-4 नाम भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। ये 1748 तक थे, ठीक है। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं कि आखिर क्यों एंग्लो फ्रेंच या ब्रिटिशर्स इस एरिया में घुसे। तो आपको समझ में आ गया कि जब सेंटर कमज़ोर होगा यानी मुग़ल कमज़ोर होंगे, जब पॉलिटिकल टर्मोइल होगा, मतलब पॉलिटिकल मतलब जब राजनीतिक उथल पुथल होगा, तब आपको जाके डिक्लाइनिंग फेज में मुग़ल था, तब जाके आपको इंडियन पॉलिटिक्स में ब्रिटिश और फ्रेंच भी घुसते हैं। यही कार्नेटिक वॉर वन ऑफ द रीज़न है जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जब आप देखेंगे कि आरकोट में वॉर हो रहा है तो यहाँ से जो राजा थे वो ब्रिटिश से सपोर्ट मांग रहे हैं। जब असफ जाह का डेथ हो गया तो वहाँ से ब्रिटिशर्स और फ्रेंच से सपोर्ट मांग रहे हैं। जब इंटरनल पॉलिटिक्स में ये सब घुस गए तब आपको जाके फ्रेंच और ब्रिटेन का इम्पोर्टेंस पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में घुसता है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ से फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, किसके बारे में समझते हैं, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। देखिए मैंने जो जो बताया है आपको नोट करके ही चलना होगा, मैंने बार बार बताया फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। आप हमें बताइए कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब हुआ था। पहला क्वेश्चन 1746 से लेकर 1748। दूसरा क्वेश्चन आएगा इस समय 1746 में मुगल बादशाह कौन था। दूसरा क्वेश्चन आएगा मुगल, तो आपको कौन आएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। कोई दिक्कत, रंगीला। देखिए आपको डाउट है तो मोहम्मद शाह रंगीला, इनको मोहम्मद शाह रंगीला, ये बहुत डांस वांस के शौकीन थे, मोहम्मद शाह रंगीला। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का।
दूसरा आप ये भी लिख सकते, जब मैंने मराठा को आपको लिखा दिया 1748, तो आप हमको बताइए तो मराठा में कौन होगा? बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव। आपको इसीलिए बोला कि ये बस बेसिक बताया हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ये मैं बताया हूं कि इस समय मुगल कौन था, मराठा में राजा कौन था। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगा। ठीक है, बालाजी बाजीराव कौन थे? मराठा के लीडर थे, पेशवा। ठीक, मराठा पेशवा थे ये। और आपको ये कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल के बादशाह थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप बताइए फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछेगा रीजन ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। मतलब ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रिया एक यूरोप में एक कंट्री पड़ता है, ऑस्ट्रिया यूरोप में। ठीक है, ये वो वाला ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये यूरोप में एक ऑस्ट्रिया हंगरी कंट्री पड़ता है। वहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार का लड़ाई, जब राजा मर जाते हैं तो कौन राजा बनेगा, उसका लड़ाई चल रहा था। उसमें उस चीज़ को लेके यूरोप, फ्रांस और ब्रिटेन में लड़ाई चल रहा था। तो उस लड़ाई का इम्पैक्ट इंडिया में भी दोनों लड़ने लगे। सिंपल सा बात है, वहाँ लड़ाई चला, यहाँ पे भी लड़ाई हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहा है, तो यहाँ क्यों शांत रहेंगे, यहाँ पे भी लड़ लिए। ठीक है, तो मतलब आपको समझ गया। इन यूरोप फॉर अ कंट्री ऑस्ट्रिया फ्रांस एंड ब्रिटेन स्टार्ट फाइट विद देमसेल्फ, अपने में लड़ना चालू कर दिए 1746 के आसपास। इन इंडिया दे गॉट मैसेज, जब इंडिया में मैसेज आया तो यहाँ पे भी क्या करने लगे, लड़ाई चालू कर दिए। ठीक है, अब इवेंट्स, यहाँ पे इवेंट्स क्या क्या हो गया ये भी आपको जानने का जरूरत है। तो इवेंट्स क्या हुआ आपको, कि कुछ कुछ इवेंट्स है जो आपको इंग्लिश, इंग्लिश मतलब आप जब भी इंग्लिश लिखेंगे समझना ब्रिटिश है। क्या है? ब्रिटिश। ब्रिटिश का शिप क्या किया? अटैक। अटैक किया कहाँ पे? फ्रेंच के मर्चेंट शिप, क्योंकि पहले ये कंपनी व्यापार के लिए थे, तो मर्चेंट शिप पे क्या किया? अटैक किया। कौन? ब्रिटिश का शिप। ब्रिटिश ही पहले अटैक किए, किस पे? मर्चेंट पे। पहला पॉइंट समझ में आया कि ब्रिटिश शिप कहाँ, किस पे अटैक कर दिए? मर्चेंट शिप से। कहाँ? इंडिया में। कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार करते हुए जा रहे थे लोग और उस पर क्या किए? ब्रिटिशर्स अटैक कर दिए, पहला। दूसरा, डुप्लेक्स जो था, डुप्लेक्स गवर्नर ऑफ भारत में जो हेड था फ्रांस का, वो कौन था? डुप्लेक्स। ये क्या किया? अटैक किया। कहाँ पे? मद्रास पे। कहाँ पे? मद्रास में। यहाँ पे मद्रास है, इस मद्रास पे डुप्लेक्स क्या किया? अटैक किया। कहाँ? मद्रास पे। एंड कैप्चर इट, कैप्चर कर लिया। मतलब अभी आपको क्या दिख रहा है? गवर्नर ऑफ फ्रांस, फ्रांस जीत रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, लेकिन किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प, एक यहाँ पे मॉरिशियस है, अफ्रीका में एक जगह देखेंगे, यहाँ पे अफ्रीका है, भारत के बगल में यहाँ भारत है, भारत के बगल में यहाँ पे मेडागास्कर है, अफ्रीका का ही पार्ट। और यहाँ पे मॉरिशियस पड़ता है। क्या पड़ता है? मॉरिशियस। विद द हेल्प ऑफ ला बोर्डेनियस। ला बोर्डेनियस ये मॉरिशियस का गवर्नर था। कहाँ का था? मॉरिशियस गवर्नर। ये शिप लेके जा रहा था और यहाँ पे डुप्लेक्स इनसे मदद मांगने, दोनों फ्रांस का था लोग, तो क्या किया? ये मदद कर दिया और ये यहाँ पे मद्रास में को कैप्चर कर लिया। मद्रास जो कि यहाँ पे फ्रेंच फैक्ट्री था, तो फ्रेंच फैक्ट्री को क्या कर लिया? डुप्लेक्स जीत गए। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आपको? मतलब हुआ कि यहाँ पे देखिए भारत में गवर्नर कौन था? फ्रांस का, डुप्लेक्स। और वो क्या किए? लाबोडोनियस जो कि मॉरिशियस के गवर्नर है, मॉरिशियस बता दिए थोड़ा सा अफ्रीका के राइट साइड समुद्र के किनारे छोटा सा देश है, उससे वहाँ के गवर्नर थे, तो वो भी जा रहे थे, तो उन लोग दोनों ने कांटेक्ट किया, ये दोनों फ्रांस के थे, ये मदद किया और वो जीत गए। कौन? डुप्लेक्स। फ्रांस अभी विन विन सिचुएशन में चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनल पॉलिटिक्स का इन्वॉल्व हुआ। क्या हुआ? तब इंग्लिश हार रहे थे, इंग्लिश मतलब ब्रिटिश हार रहे थे, तो ब्रिटिश क्या किए?
आस्क्ड, किससे आस्क्ड किए, आस्क्ड फॉर हेल्प, किससे हेल्प लिए, फ्रॉम अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन कौन था, हुआ अनवरुद्दीन उस समय कौन था, अनवरुद्दीन जो था वो नवाब ऑफ ऑर्कट था। ठीक है, मद्रास के एरिया में पड़ता है, ये भारत का नक्शा, ये यहाँ पे ऑर्कट का बताए थे, आर्कट। यहाँ पे राजा कौन था, अनवरुद्दीन। कोई दिक्कत, अनवरुद्दीन था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश किससे हेल्प लेने गया, अनवरुद्दीन से। हार रहा था मद्रास तो किससे जाएगा लेने, अंग्रेज लोग ऐसे ही राजा से मदद ले लेते थे लोग। ठीक है, इनका जब हम और हिस्ट्री बताएंगे तो उसमें पता चलेगा ये लोग क्या क्या पॉलिटिक्स किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंच भी क्यों पीछे रहेगा, फ्रेंच किससे हेल्प लिया, जब ये राजा जो आर्कोट के राजा थे अनवरुद्दीन, अब उससे हेल्प ले रहा था, फ्रेंच किससे हेल्प लिया, चंदा साहब, किससे, चंदा साहब। अब ये चंदा साहब कौन थे, ये ब्रदर इन लॉ, मतलब ये साला थे अनवरुद्दीन का। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चाहते थे चंदा साहब कि हम राजा बन जाएं, और अनवरुद्दीन राजा ही थे, तो ये फ्रेंच को सपोर्ट करने लगे क्योंकि फ्रेंच जीत रहा था, तो सोचे कि हम राजा बन जाएंगे। समझे, तो हिस्ट्री अभी तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किसी का जीत नहीं हुआ था, कोई फ्रेंच कहीं जीत रहा है, कहीं ब्रिटिश जीत रहे हैं, तो देयर इज मतलब नो एग्जैक्ट कोई विनर नहीं है इसमें। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में कहीं पे फ्रेंच जीत रहे हैं, कहीं पे ब्रिटिश जीत रहे हैं। और वॉर कहाँ से चालू हुआ है, ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार ऑस्ट्रिया में जो कि यूरोप में, वहाँ लड़ाई चल रहा है, और यहाँ पे भी लड़ाई चल रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होता है यहाँ पे, नोट कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक ये आता है बैटल ऑफ अडयार। ये क्यों इम्पोर्टेंट है बैटल ऑफ अडयार, बैटल ऑफ अडयार इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये अडयार एक नदी है, याद रखिएगा, अडयार रिवर है, यहाँ पे पड़ता है, ये इस एरिया में अडयार नदी बहता है ऐसे। ठीक है, बैटल ऑफ अडयार ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 200 से 300 लगभग फ्रांस के सोल्जर थे, ये क्या किए, अनवरुद्दीन के 1000 से ऊपर सोल्जर को रोक दिए। तो जब ये इनको हरा दिए 1000 से ऊपर सोल्जर को, जो कि अनवरुद्दीन का जो कि राजा था उसके सोल्जर को हरा दिए, तो सीधा बात है एक मोरल बूस्ट होगा, किसका, ब्रिटिशर्स का। तो यहाँ से ही ब्रिटिशर समझे कि मेरे पास, हम लोग के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इन लोग को कभी भी हरा सकते हैं। ठीक है, तो इसका ओवरऑल क्या निकला, ओवरऑल क्या मतलब क्या आपको इससे निष्कर्ष मिलना। ठीक है, इनकन्क्लूसिव वॉर, कोई एक इनकन्क्लूसिव, कोई एक कंक्लूजन नहीं निकला। बहुत जगह क्या लिखे, मेनी प्लेस इंग्लिश वॉन, और बहुत जगह फ्रेंच जीते, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वॉर, सिग्निफिकेंस मतलब सिग्निफिकेंस आप क्या क्या इससे इंपॉर्टेंस समझे, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है इस वॉर का, कि यूरोपियन ट्रेंड मॉडर्न आर्मी अंडरस्टैंड दैट वी आर मोर सुपीरियर देन इंडियन ट्रूप्स। जो इंडियन आर्मी है, जो इंडियन के ट्रूप्स थे उस समय, उनसे यूरोपियन के जो ट्रूप्स थे वो ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, क्योंकि 200-300 आदमी 1000 आदमी को हरा दे रहा है, तो एक तो मोरल बूस्ट हुआ है। यही चीज़ आपको बैटल ऑफ बक्सर में भी देखने मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कोई वॉर होता है तो संधि भी तो लास्ट में हुआ होगा ना, तो जो ट्रीटी हुआ था इसका, फर्स्ट कर्नेटिक वॉर का ट्रीटी, इंड ट्रीटी, एक्सले चैपली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सले चैपले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये यूरोप में एक जगह है, कहाँ पे, पेरिस में। कहाँ पे, पेरिस में। आपको अगर याद रखना है तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का इवेंट याद रखिएगा, रीजन ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन। दूसरा कि आपको डुप्लेक्स ने अटैक किया था किस पे, इंग्लिश अटैक किया था फ्रेंच पे, और डुप्लेक्स उस समय गवर्नर था, लागोडेनियो से मदद लिया था, अनवरुद्दीन उस समय नवाब ऑफ ऑर्कट था। ठीक है, और ट्रीटी एक्सले चैपले। ठीक है, आप याद रखिएगा APP,
देखिए लिंक बता देते हैं आपको पहले ही, हम सोचे लास्ट में बताएंगे लेकिन पहले ही बता देते हैं। APP, APP बताएंगे APP क्या है। ए से तो एक्सले चैपली हो गया। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का रीज़न, APP मतलब ऐप, एप्लीकेशन पढ़ते हैं ना, ऐप याद रखिएगा, बताएंगे ऐप कैसे हम क्यों लिंक किए। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा क्लास 40 मिनट का चलेगा, थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, सेकंड कर्नाटिक वॉर पे आए, सेकंड कर्नाटिक वॉर। ठीक है, थोड़ा फास्ट बताएंगे। सेकंड कर्नाटिक वॉर, अब यहाँ पे रीजन हो जाता है। पहला रीजन फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का रीजन क्या था, आउटसाइड ऑफ इंडिया, यूरोप में लड़ाई चला तो इंडिया में भी लड़ाई चल हो गया। अब सेकंड कर्नाटिक वॉर का रीजन, अब रीजन बताइए सेकंड कर्नाटिक वॉर का रीजन। अब यहाँ पे इंटरफेरेंस हो गया इंटरनल पॉलिटिक्स में। ठीक है, ये रीजन इंटरफेरेंस इन इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ हैदराबाद एंड आरकोट। अब इंटरनल पॉलिटिक्स में आए, हम आपको बताए थे यहाँ पे हैदराबाद है, यहाँ पे आरकोट है। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोट कीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए जो हम आपको लिखाना चाह रहे हैं, हल्का सा बस इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे लिख लिया फ्रांस, यहाँ पे इंग्लैंड, ठीक है, यहाँ पे डुप्लेक्स है। ठीक है, और इंग्लैंड के तरफ से कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये एरिया हो जाएगा आपका आरकोट का, यहाँ हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, फ्रांस किसको सपोर्ट कर रहा है, चंदा साहेब, कहाँ पे, आरकोट में। और आरकोट में इंग्लैंड किसको सपोर्ट कर रहा है, अनवरुद्दीन, कोई दिक्कत नहीं है। हैदराबाद में फ्रांस किसको सपोर्ट कर रहा है, मुजफ्फर जंग, अभी बता देते हैं, मुजफ्फर जंग। और फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहा है, नसीर जंग, किसको, NASIR, नसीर जंग। ठीक है, ये आप नाम पहले याद रखिएगा। और अनवरुद्दीन के बाद कौन आता है, मोहम्मद अली। कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। कहने का मतलब इंग्लैंड जो है दोनों राजा को ही मदद किया था उस समय। राजा आरकोट में कौन थे, अनवरुद्दीन। ठीक है, और हैदराबाद में कौन थे, हैदराबाद में नसीर जंग। तो दोनों को कौन हेल्प किया था, इंग्लैंड। लेकिन अभी देखिएगा दोनों हार गया था। फ्रांस किसको सपोर्ट किया था, दोनों ओपोनेंट को, चंदा साहेब जो कि आपने पढ़ा ब्रदर इन लॉ, यहाँ पे उसने मुजफ्फर जंग जो नसीर जंग का क्या था, नेफ्यू, भतीजा था। ठीक है, अभी हम बताएंगे। ठीक है, नेफ्यू था, भतीजा था। चलिए कुछ नोट कर लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नोट कीजिए कुछ। जब निजाम असफ झा का, जो कि मैंने आपको नाम बताया था, असफ झा, चिंकुली खान, ठीक है, निजामुल मुल्क, सब एक ही नाम है, असफ झा। कब हुआ था डेट, 1748 में। ठीक है, उसके बाद इनके, ये हम किसका केस बता रहे हैं बताइए, हैदराबाद का। कहाँ का, हैदराबाद का। असफ झा का डेथ हुआ कब, 1748 में डेथ। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, इनके सन थे, लड़का कौन, नसीर जंग। कौन, नसीर जंग। ये राजा बनते हैं, लेकिन इनके नेफ्यू, भतीजा मुजफ्फर जंग थे। कौन थे, ये क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। तो ये किससे हेल्प लेने गए, फ्रांस से। और ये किसके द्वारा हेल्प कर रहे थे, कौन इनको हेल्प कर रहा था, इंग्लैंड। कौन, ब्रिटिश। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आरकोट में भी यही सिचुएशन हो गया, बताएं आपको। आरकोट में अनवरुद्दीन और नसीर, आरकोट में चंदा साहब और अनवरुद्दीन में लड़ाई हो रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, चंदा साहब और अनवरुद्दीन में लड़ाई हो रहा था। ठीक है, अब रीजन, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनवरुद्दीन जो कि कहाँ के राजा थे, आप बताइए। अनवरुद्दीन जो कि आपको आरकोट के राजा थे, डिफीटेड एंड किल्ड। इनको मार दिया गया कब, 1749 बाई ज्वाइंट आर्मी। कौन कौन है, ज्वाइंट फोर्स ऑफ
फ्रांस के हेल्प से चंदा साहब एंड मुजफ्फर जंग। ठीक है, ठीक है। कौन कौन मार दिया होगा? अनवरुद्दीन को मार दिया, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग मिलके और फ्रांस, ये तीनों मिलके इनको पहले मार दिया। यानी इंग्लैंड कमज़ोर हो रहा है, फिर से देख रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है हैदराबाद में नसीर जंग है, इनको कौन मार दिया? नसीर जंग मर्डर्ड बाय नोबल। वहीं के कोई एक नोबल थे, नोबल मतलब जो हाई पोजीशन पे रैंक के थे, वही लोग क्या किए, मिलके नसीर जंग को मरवा दिए। यानी आप फिर देख रहे हैं कि फ्रेंच जीत रहा है, फ्रेंच जीत रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होता है? अनवरुद्दीन के लड़के थे मोहम्मद अली। कौन? मोहम्मद अली, जो मैंने आपको यहाँ पे नोट किया होगा, मोहम्मद अली, ये नाम, ये वाला नाम जो मैंने आपको बोला, मोहम्मद अली, ये अनवरुद्दीन के लड़के थे, मोहम्मद अली। ये क्या किए, लिख देते हैं अनवरुद्दीन सन। ठीक है, इनको ब्रिटिश सपोर्ट किया। अब ब्रिटिश में सपोर्ट कौन किया? रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, CLIVE, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और ये 50 दिन तक अटैक आर्कोट, 50 दिन तक आर्कोट को घेर के रखे थे। 50 डे, 50 दिन तक रॉबर्ट क्लाइव इसको घेर के रखे थे, आर्कोट वाला एरिया को, इस एरिया को, और फाइनली जीत गए इस एरिया को। और मोहम्मद अली क्या हुए? वहाँ के हेड बने। ठीक, और वहाँ पे फ्रेंच क्या हुआ? त्रिचापल्ली, फ्रेंच कहाँ का हारने लगा अब? डिफीट कहाँ? त्रिचापल्ली। त्रिचापल्ली तमिलनाडु में ही पड़ता है। एंड कावेरीपट्टनम, इस सब एरिया में फ्रेंच हारने लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फिर क्या हुआ? चंदा साहब को ये लोग, चंदा साहब को तंजौर में मार देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, किल्ड। ठीक है, चंदा साहब को कहाँ मार देते हैं? तंजौर में। और फिर कौन? मोहम्मद अली बन जाता है क्या? नवाब ऑफ आर्कोट। क्या? ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यही बात को लिख रहे हैं कि पहले आपको अनवरुद्दीन और चंदा साहब दोनों, अनवरुद्दीन राजा थे तो चंदा साहब इनके क्या थे? ब्रदर इन लॉ। ये चाहते थे हम बन जाए, तो इनको फ्रांस सपोर्ट करा था, अनवरुद्दीन को इंग्लैंड सपोर्ट करा था। शुरू में अनवरुद्दीन को मार दिया लोग, तो फिर मोहम्मद अली गए रॉबर्ट क्लाइव के पास कि मेरे को फिर से मदद किए, तो चंदा साहब को मार दिया गया। यहाँ पे देखेंगे हैदराबाद में नसीर जंग को मार दिया गया नोबल द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अब नसीर जंग को मार दिया गया, तो फिर अब हैदराबाद का क्या केस हुआ होगा? हैदराबाद में भी तो कुछ हुआ होगा मुजफ्फर जंग के संग। तो मुजफ्फर जंग के संग क्या हुआ? ठीक है, मुजफ्फर जंग के साथ क्या हुआ, इसको भी नोट कर लीजिए। मुजफ्फर जंग वॉज किल्ड जस्ट फ्यू वीक लेटर। 1751 में ही लगभग इनको फिर से मार दिया गया। कौन? नसीर जंग के एक भाई थे, नसीर जंग ब्रदर। नसीर जंग के भाई ब्रदर कौन था? नाम क्या नाम था? सलाबत जंग। ये याद रखिएगा, सलाबत जंग द्वारा इनको मार दिया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम बता दिया आपको। तो फिर ये रहते हैं राजा हैदराबाद के 1751 से लेके 1762 तक। याद रखिएगा, 1751 से 1762 निजाम ऑफ हैदराबाद। ब्रिटिशर्स हेल्प किए इनको, और फाइनली आप देख रहे हैं कि निजाम ऑफ हैदराबाद पे भी इनका कंट्रोल हो गया ब्रिटिशर्स का, और आरकोट पे भी। मोहम्मद अली को यहाँ जिता दिए, फिर आप सलाबत जंग को यहाँ जिता दिए। समझ में आया? आपको स्टोरी समझ में आया? तो लिंक नहीं कीजिएगा 1762, ठीक है, 51 से 62 तक ये रहा है। ठीक है, उसके बाद निजाम अली खान रहते हैं आपको 1762 से 1803, निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो ट्रीटी कौन सा होता है? इसमें कौन सा ट्रीटी होता है?
ठीक है। ट्रीटी ट्रीटी ऑफ, अब ये इंडिया में हुआ है इसीलिए ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। कौन सा होता है? पौंडीचेरी, 1754। ठीक है, 1754 में क्या होता है? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। आगे बढ़ें, लगभग 40 मिनट हो गया है और 5 मिनट में मैं इस क्लास को कंप्लीट करता हूँ। अब हमें हमारे बीच बढ़ता है थर्ड कर्नाटिक वॉर। क्या? थर्ड कर्नाटिक वॉर। ठीक है, ये कब होता है? 1758 से लेके 1763। इसमें भी लिखे होंगे सेकंड कर्नाटिक वॉर कब से हुआ था। सेकंड कर्नाटिक वॉर आप लोग बताइए कब से कब, पहले भी लिखवा दिए थे, कब से कब हुआ था? 1749 से 1754। आपका काम है कमेंट में बताना कि 1749 में मुगल पे कंट्रोल किसका था। ठीक है, थर्ड कर्नाटिक वॉर, थर्ड रीजन क्या है कर्नाटिक वॉर का? थर्ड रीजन फिर से आउटर है। क्या है? 7 ईयर। ये देखिए इंपॉर्टेंट रीजन है और ट्रीटी है, इंपॉर्टेंट रीजन और सब इवेंट। पहला का क्या था रीजन? आपको ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? कौन सा ट्रीटी होता है? एक्सले चैपले। दूसरा होता है ट्रीटी सेकंड वॉर, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के वजह से होता है। थर्ड कर्नाटिक वॉर फिर से बाहर का 7 ईयर वॉर। 7 ईयर वॉर चलता है आपको 1756 से लेकर 1763 तक। ये लगभग चलता है अमेरिका में। कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, इसी समय देखेंगे अमेरिका इंडिपेंडेंट होता है लेट 70s में। ठीक है, अमेरिका इंडिपेंडेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि इनिशियली, अब इसमें क्या क्या इवेंट होता है ये देखिए। इवेंट्स क्या क्या होता है? इनिशियली फ्रांस बहुत जगह जीतता है, फ्रेंच सक्सेस इन कर्नाटिक। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश कहाँ जीतते हैं? बंगाल में। ये याद रखना है कि थर्ड कर्नाटिक वॉर में जो लड़ाई है वो कर्नाटक से, मतलब कर्नाटिक एरिया जो साउथर्न एरिया से बाहर जाके बंगाल में चला गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे फ्रेंच का कॉलोनी था। कहाँ? चंदन नगर, कासिम बाजार। चंदन नगर ये आपको हुगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। और कासिम में बालासोर, यहाँ पे ये हार चुके थे। कौन? फ्रेंच बंगाल में हार रहे थे। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, बैटल ऑफ पलासी 57 में हो चुका था, तो वहाँ से जो पैसा वो इकट्ठा किए थे उसको वो फिर थर्ड कर्नाटिक वॉर में यूज़ किए। तो इस चीज़ को आपको लिंक करना है। जब मैं 1757 का लड़ाई पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि 1757 का जो लड़ाई हुआ उसका पैसा एक्सटॉर्शन मनी थर्ड कर्नाटिक वॉर में यूज़ हुआ। मतलब बंगाल का पैसा कहाँ आ रहा है? यहाँ लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ वांडीवॉस। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा कि बैटल ऑफ वांडीवॉस कब हुआ था। ठीक है, ये 1760 में, 1760, इसको याद रखिएगा, 1760। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, इसी के जस्ट एक साल बाद, अभी पता चलेगा थर्ड। ये वांडीवॉस कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, और ये किसके बीच हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि सर आयर कूट, ये इंग्लैंड के तरफ थे। डिफीट किसको हराए थे? ये काउंट डी लाली, काउंट डी लाली। ठीक है, ये फ्रेंच थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि नॉर्दर्न सरकार जो एरिया था, मासूलीपट्टनम, ये जो मासूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के आसपास पड़ता है, ये नॉर्दर्न सरकार 1759 में ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। 1761 में ब्रिटिश क्या किया? पौंडीचेरी को भी जीत गए, जो कि फ्रेंच कॉलोनी था। पौंडीचेरी को भी 1761 में जीत गए। ठीक है, और 1759 से नॉर्थन सरकार, ये वाला एरिया, ये आरकोट का एरिया हो गया, आरकोट, ये नॉर्थन सरकार, ये निजाम ऑफ हैदराबाद। अब मराठा वगैरह आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें कौन सा ट्रीटी होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ पेरिस। कौन सा? ट्रीटी ऑफ पेरिस कब होता है? 1763। तो याद आया आपको, 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस। मतलब ये भी फिर बाहर हुआ, 7 ईयर वॉर बाहर हुआ था, तो ट्रीटी भी बाहर हुआ। ठीक है, APP, ऐप याद रहेगा, APP। ठीक है, APP।
एक्स चैपली ये यहाँ पे हुआ था पेरिस में, फर्स्ट ट्रीटी, सेकंड ट्रीटी पौंडीचेरी, थर्ड ट्रीटी पेरिस। एपीपी याद रखिए, फर्स्ट फर्स्ट कर्नेटिक वॉर का ट्रीटी, सेकंड कर्नेटिक वॉर, थर्ड। रीजन भी आपको पता चल दिया। पहला का था क्या, ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन, सेकंड का था इंडियन में इंटरनल डिस्टर्बेंस, थर्ड का था 7 ईयर वॉर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको यहाँ पे देखिए तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश धीरे धीरे आपको इस पूरे एरिया पे कंट्रोल कर लेगा। अभी मैसूर बताएंगे, मराठा वॉर बताएंगे, तो पूरा ब्रिटिशर्स क्या करेगा, सारा आपको बॉर्डर एरिया जो सी से लगता हुआ एरिया है वो सारा कंट्रोल में कर लेगा अपना। ठीक है, तो डिक्लाइन ऑफ क्या फ्रेंच क्यों फेलियर हुआ, ये तो आपको समझ में आ गया कि जो आपका नेवल पावर ब्रिटेन का था वो ज़्यादा था, जो फ्रेंच कंपनियां थी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। ये भी आपको याद रखने का, जो फ्रेंच कंपनी थी गवर्नमेंट कंट्रोल में थी। तो जब डुप्लेक्स ज़्यादा यूज़ करने लगे इसको तो डुप्लेक्स को वापस बुला लिया गया। ठीक है, फ्रेंच कंपनी कैसा था, गवर्नमेंट कंपनी था, इंग्लिश क्या था, प्राइवेट कंपनी था। ठीक है, और दूसरा तीसरा पॉइंट, अगर यूरोप में वो लोग जीतते थे तो यहाँ पे भी डिसाइड हो जाता था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, और उसके बाद जब दोबारा डुप्लेक्स ला बोर्डोनियो से हेल्प मांगे तो ला बोर्डोनियो ने हेल्प नहीं किया। ठीक है, ये सब पॉइंट है कि जो आपको फ्रेंच को फेलियर का रीज़न है। तीसरा फेलियर की जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल पोर्ट था, एरिया था जहाँ पे वो ट्रेड करते थे, वो ज़्यादातर फ्रेंच का बस पौंडीचेरी वगैरह था इंडिया का। और जो ब्रिटेन का था वो आपको बॉम्बे में भी था, कलकत्ता में भी था, मद्रास में था, लेकिन इनका क्या था, बस इंडिया में था, इसमें था, पौंडीचेरी में था। कोई दिक्कत नहीं है। पौंडीचेरी कहाँ कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान रखिएगा। पौंडीचेरी जो है केवल पौंडीचेरी, पौंडीचेरी नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, तमिलनाडु में है पौंडीचेरी एक। कराईकल, कराईकल भी तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ये भी पौंडीचेरी का पार्ट है। माहे जो केरला में है ये भी पौंडीचेरी है, और यनम जो आंध्र प्रदेश में ये भी पौंडीचेरी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। पौंडीचेरी तीन स्टेट में, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश में, तीनों का एरिया फ्रेंच का कॉलोनी था, और तीनों पौंडीचेरी कहा जाता, चारों को पौंडीचेरी कहा जाता। ठीक है, और इसके साथ मैं क्लास को बंद करता हूँ, क्लास लंबा हो रहा है। और आपको कोई भी डाउट हो आप पूछिएगा, कमेंट करिएगा। हाँ, जो भी डाउट हो आप पूछिएगा। थैंक यू।